नमस्कार दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी जो बात कह देंगे, नरेंद्र मोदी अंततः वही करेंगे और वही सच होता है, इसलिए करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए काम नहीं करते हैं, इस देश के लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। वो अमेरिका, इजराइल और अपने चहेते पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, उनके गुलाम हैं। मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर रखा है और वो इस देश के लोगों के नसों में इंजेक्शन लगा के उनका खून नोच ले और इसके लिए वो काम करते हैं। तो यह भी सही है और यह भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस भारत के अंदर पाकिस्तान है और पाकिस्तान के भीतर जो वहां का सेना अध्यक्ष है मुनीर, आसिम मुनीर, वो भाजपा है, वो आरएसएस। जी हां, ये पूरे एजेंडे हैं, मिला जुला खेल है। इस पे आपसे बात शुरू करूं तो आप समझ लीजिए, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो संसद आ सके और कोई बात का जवाब दे सके। राहुल गांधी जब तक दिल्ली में थे उसकी हिम्मत नहीं हुई संसद में आने की। जैसे ही उसे पता चला कि राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और प्लेन में बैठने वाले, वैसे ही तत्काल अचानक मैसेज आता है कि नरेंद्र मोदी लोकसभा में आ रहे हैं और वहां पर आकर के जो यह संकट पैदा हुआ है मध्य एशिया को लेकर के, पश्चिम एशिया को लेकर के, उस पर वो बयान देंगे। जी हां, 12 बजे यह स्थिति होती है। जब राहुल गांधी 12 बजे प्लेन में बैठते हैं वैसे ही यह घोषणा होती है और फिर 12:30 बजे नरेंद्र मोदी अपना भाषण देने पहुंच जाते हैं। आधे घंटे के अंदर प्लान हुआ। अब आप सोच लीजिए, इतनी तेजी के साथ, क्योंकि राहुल गांधी प्लेन में बैठ गए, पता था वो बड़ोदरा जा रहे हैं आदिवासियों के सम्मेलन में भाग लेने। तो यह होता है बिल्कुल वैसे। वो सदन में आए तो उन्होंने देश के लोगों को राहत देने की बात नहीं की। उन्होंने देश के लोगों को बताया कि आने वाले समय में लंबे समय के लिए बड़ा संकट आने वाला है और हर तरह के संकट के लिए आप तैयार हो जाइए। और जिस तरीके से उन्होंने तमाम संकट के बारे में बताया, तब हमें राहुल गांधी का वह ट्वीट याद आ रहा है। ये आप देख लीजिए। ये राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया था कि रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतें तेजी से बढ़ोतरी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत है। सरकार चाहे इसे नॉर्मल बताए, लेकिन हकीकत यह है कि उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे, एमएसएमई में सबसे ज्यादा चोट लगेगी, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे, एफआईआई का पैसा और तेजी से बाहर जाएगा, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा। यानी हर परिवार की जेब पर अब सीधा और गहरा असर पड़ना तय है और यह सिर्फ वक्त की बात है। चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। मोदी सरकार के पास न दिशा है न रणनीति, सिर्फ बयानबाजी है। सवाल यह नहीं कि सरकार क्या कर रही है, सवाल यह है कि आपकी थाली में क्या बचा है। यह बात राहुल गांधी ने पहले ही बता दी थी। नरेंद्र मोदी ने उनकी बात पर संसद में आज मोहर लगा। जब राहुल गांधी की बात पर वो मोहर लगाते हैं, उस वक्त आता है कि आखिर ये संकट क्या सचमुच इतना वास्तविक है। निश्चित रूप से युद्ध संकट है और युद्ध गंभीर संकट है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि तमाम सारे उन देशों के लिए जो इस क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। अमेरिका में भी संकट है, इजराइल में भी संकट, क्योंकि संकट ही अमेरिका और इजराइल लेके आए जानबूझ के एक शांतिपूर्ण ढंग से खड़े देश में, जहां पर ना तो कोई न्यूक्लियर था ना ही कुछ और था। वहां पर जिस तरीके से उन्होंने अचानक बातचीत के बीच में अटैक किया, वहां के सर्वोच्च नेता धर्मगुरु को मार डाला और वहां छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, 168 बच्चियों को मार डाला।
इसके अलावा वहां तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिए। वो पानी के जहां पर शुद्धिकरण होता है वो प्लांट तबाह कर दिए, बिजली के प्लांट तबाह कर दिए, लोगों के रिहायशी इलाकों में हमले किए। अब तक 3,000 से अधिक लोग मर चुके हैं वहां। और उसके साथ साथ इजराइल ने जिस तरीके से किया लेबनान में और दूसरे अगल बगल के, उनमें उन देशों पे, गाजा पे, सब जगह भी उन्होंने अटैक करके नरसंहार किया। यानी मानव हत्यारे हैं ये। और इन मानव हत्यारों के साथ कौन खड़ा है? भारत का मौजूदा प्रधानमंत्री, जो भाजपा का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। जी हां, तब भारत में, पूरे भारत में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। लेकिन जन भावनाओं को भी नरेंद्र मोदी तितांजलि दे देते हैं, उनकी भावनाएं नहीं रखते। लोग ईरान की मदद के लिए अपनी तरफ से तमाम दान कर रहे हैं, अपनी बच्चे छोटे छोटे अपनी गुल्लकें दे रहे हैं, महिलाएं अपने जेवरात दे रही हैं, और तमाम लोग सब तरह से मदद कर रहे हैं, क्योंकि मानवता की हत्या हो रही है। और ईरान इस बार गलत नहीं है, ईरान पर अटैक किया गया है और बातचीत के बीच में किया गया है, जब वो सारी बातें मानने को तैयार। ऐसे में जब यह विरोध होता है तो भारत में जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग क्या कहते हैं? तुम ईरान चले जाओ, यहां क्यों हो, क्यों सपोर्ट कर रहे हो ईरान का? ईरान का सपोर्ट करते हो, चले जाओ ईरान। वो भूल जाते हैं कि भारत में जो आज पूरी आबादी है, जो अपने आप को आर्यंस कहते हैं, जो वास्तव में वो उसी पर्सिया यानी ईरान से ही आए थे, और वो जो हमारे पूर्वज हैं वो ईरान से भारत आए थे। ईरान इतनी पुरानी सभ्यता है, या कह दें दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती है। और वहां से वो पूरा इलाका सब ईरान वगैरह उसी में आता। तो इस तरह से ईरान के लोगों के ऊपर ये हमले होते। उसके बाद तमाम सारी सभ्यताएं बनी। तो यानी दुनिया की सबसे पुरानी, जहां से हमारे आपके पूर्वज आए, वहां पर हमला हो रहा है। और हमला कौन कर रहा है? एक 250 साल पुराना देश, एक 70 साल पुराना देश। अब आप सोचिए, जब इस तरह के देश ये हमले कर रहे होते हैं, 75 साल पुराने देश, तो अब आप सोचिए, हमें बोलना नहीं चाहिए? हमारा एक स्टैंड नहीं होना चाहिए? गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। यदि ईरान गलती करता है उसे भी कहिए कि हाँ ये गलत है, और अमेरिका इजराइल करता है तो भी कहिए, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री सरेंडर। और इसी तरीके से पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में तमाम जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम जगह लोग इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं। तब वहां का सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर जाता है और कहता है, जाना तुम्हें वो लग रहा है तो ईरान चले जाओ, ईरान चले जाओ। जी हां, उसी तरह जैसे यहां आरएसएस बीजेपी कहती है। और आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी को और आसिम मुनीर को एक बराबर तोला था डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो पाकिस्तान का 10 गुना बड़ा है, उस भारत के प्रधानमंत्री को वहां के सेना अध्यक्ष के बराबर तोला था। यह स्थिति है तो आप जानिए कि भारत के प्रधानमंत्री को वो क्या समझता है। यानी भारत के प्रधानमंत्री को वहां के प्रधानमंत्री के भी बराबर नहीं, सेना अध्यक्ष के साथ तोलता है और उसी तरीके से ट्रीट करता है, बेइज्जत करता है। 90 बार बेइज्जत कर चुका है, उसको नहीं, देश को। और जिस तरीके से देश को कर चुका है, प्रधानमंत्री को कर चुका है, वो हमारे देश के लिए शर्मनाक। तो यह स्थिति है, इस पर नरेंद्र मोदी नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के डर से संसद नहीं जा रहे। राहुल गांधी बड़ोदरा गए तो तुरंत आके और जल्दी जल्दी 25 मिनट में भाषण दे गए। भाषण में कोई समाधान नहीं था, बस यही कि जैसे कोरोना काल में हमने निपटा, वैसे ही कोरोना काल में आपने निपटा नहीं। कोरोना काल में इस देश के 60 लाख लोगों को मरवा दिया आपने, आपके कारण से मरे, उसमें कोई और कारण नहीं था।
और कोरोना काल में जिस तरह के आपने लगवाए वैक्सीनेशन किया, उसके साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं कि देश में लगातार उसके बाद मौत के सिलसिले बढ़ गए, लाखों लोग मर चुके और लगातार छोटे छोटे बच्चों तक को हार्ट के अटैक पड़ रहे हैं। इस तरह की दशा में आपने लाके खड़ा कर दिया। तो यह स्थिति है। अब आता हूं कि आखिर यह संकट भारत में क्यों इतना भारी हो रहा है। संकट सबके लिए, लेकिन भारत के लिए क्यों भारी हो रहा है? क्योंकि 2019 तक ईरान हमको इतना सस्ता तेल देता था, एलपीजी देता था, कि उतनी सस्ती कोई नहीं दे सकता, और वो भी रुपए में हमारे साथ करता था, डॉलर में नहीं, हमारी मुद्रा में। तो हमें वो एक्सचेंज रेट भी नहीं देना पड़ता था, हमारा भार भी नहीं था। वो हमारे जहाजों पर इंश्योरेंस भी देता था और माल भाड़ा भी देता था। यानी हमें इतनी बड़ी छूट देता था, इसलिए कि वो कहता था कि भारत के और हमारे ऐतिहासिक रिश्ते, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से, जब इस्लामिक क्रांति हुई थी उस समय से भी वो रिश्ते लगातार मजबूत रहे। बुरे से बुरे वक्त में उसने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, हमारा दिया। और आज जब भारत उसको धोखा देता है, क्यों? क्योंकि अमेरिका कह देता है कि ईरान से आपको तेल नहीं खरीदना है, गैस नहीं लेनी है, तो भारत बंद कर देता है। कौन होता है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। डर जाता है। तो यह क्रम डर का आज से नहीं चल रहा है, 2019 की घटना बता। और उसके बाद में रसिया के साथ तेल का हमारा समझौता होता है, जब दुनिया में सबसे सस्ता तेल वो दे रहा होता है। और रसिया भारत को स्पेशल रियायत देता है, यह कहते हुए कि हमारे आपसे बहुत प्राचीन रिश्ते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से रिश्ते हैं, इतने घनिष्ठ रिश्ते हैं, तो हम उसको निभाएंगे। और वो भारत को सबसे सस्ता तेल देता है, सुविधाएं भी देता है। और वो एहसान फरामोश नहीं है। 1971 में जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, बंगाल की खाड़ी में आके खड़ा हो गया था और भारत के लिए खतरनाक था, जैसे आज ये कहते हैं अब्राहम लिंकन भेज दिया। इंदिरा गांधी ने उसकी परवाह किए बिना कहा कि 7वां नहीं 70वां भेज दो, भारत डरता नहीं, जैसे ईरान ने अभी कहा। और तब रसिया ने, यानी सोवियत संघ होता था, उसने हमारा साथ दिया और उस समय हम उसके सहयोग के साथ में अमेरिका को लाल आंख दिखा सके थे और अमेरिका को सरेंडर करना पड़ गया। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो एहसान भी हम पर कि उस बुरे वक्त में उसने साथ दिया और लगातार हमें साथ देता आया, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे दूसरी चीजों में हो, हर एक में उसने मदद की। हमें युद्धक सामानों में के निर्माण में भी उसने मदद की और कहीं हमसे मुनाफा वसूली नहीं की, जैसा अमेरिका करता है, जैसा इजराइल करता है। तो सोचिए, वो हमें दे रहा था सबसे सस्ता तेल। नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया और उस धमकाने का क्या असर हुआ? नरेंद्र मोदी ने तत्काल रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया और सब अमेरिका पे शिफ्ट कर दिया। सबूत देते घूम रहे थे कि साहब अब हम नहीं खरीद रहे हैं, सर हम नहीं खरीद रहे हैं। अंबानी से लेके तमाम सारे इसकी सफाई देने लग गए और यह स्थिति हुई कि सब जाके सरेंडर कर, क्योंकि प्रधानमंत्री सरेंडर है तो बाकी भी सरेंडर है। अब उसके बाद में अमेरिका ने कहा, तो जो ईरान के 3 जहाज थे जो रसिया के साथ में तेल का पूरा व्यापार कर रहे थे, उन 3 जो है टैंकर्स को नरेंद्र मोदी ने बगैर किसी कारण के, ट्रंप ने कहा, अमेरिका से निर्देश आया और भारत ने उन्हें पकड़ लिया और जिस तरीके से किया, स्वाभाविक सी बात है, एक बुरा लगने वाली बात थी, लेकिन फिर भी ईरान ने एक बार मानवता दिखाई, हमारे 2 टैंकर रिलीज किए और उस पर कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन उसके बाद कहा अब जो रिलीज होंगे, 22 रुके हुए, अब जो रिलीज होंगे वो हमारे उस सिस्टम से रिलीज होंगे, ऐसे नहीं हो। या तो हमारे आप मित्र देश हैं या तटस्थ देश हैं तो हम आपको जाने देंगे, और नहीं तो अब मूल्य दीजिए और ले जाइए। तो उसने फीस तय कर दी और इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री जो है वो अगाची कहते हैं कि ये हम कोई नई चीज नहीं कह रहे। मिस्र जो है, मिस्र स्वेज नहर पर
गुजरने वाले हर जहाज से 2 लाख से 7 लाख डॉलर जो है शुल्क लेता है। इसी तरीके से बड़े कंटेनर और जहाज टैंकरों के लिए शुल्क 1 मिलियन से भी ज्यादा है। इसी तरह पनामा से हर बार गुजरने के लिए 1 लाख से 4.5 लाख डॉलर लिया जाता है। इसी तरह से जो स्वेज पनामा नहर है उससे 5 लाख लिया जाता है। इसी तरीके से तुर्की बोस्फोरस जलडमरू के लिए शुल्क लेता है। कनाडा सेंट लॉरेंस जलमार्ग के लिए शुल्क लेता है। अमेरिका सेंट लॉरेंस जलमार्ग के लिए शुल्क लेता है। ईरान ने दशकों से होर्मुज जलडमरू के लिए कोई शुल्क नहीं लिया, उन्होंने इसे मुफ्त कर दिया था। अब यह स्थिति है कि जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम क्यों नहीं लेंगे? क्या हमें नहीं लेना चाहिए? दुनिया लेती, हम अपने को फ्री छोड़े हुए थे इस कारण से कि इसके लाभ इन लोगों को मिलते। तो यह स्थिति। ईरान ने एक और चीज कही, जो श्रीलंका है उसने हमारे साथ मित्रता निभाई है। जब भारत से चले डेरा पर अमेरिका ने अटैक किया तो उसने अमेरिका से बगैर डरे, छोटे से देश ने बगैर डरे मदद की और अमेरिका की बात नहीं मानी और डेरा में जितने लोगों को बचा सकता था बचाया। तो इसलिए हम श्रीलंका को मुफ्त में करेंगे और सस्ता तेल देंगे, उसकी सप्लाई उसके लोगों को नुकसान नहीं होगी। यह स्थिति होती तो भारत को भी नुकसान ना होता, न रसिया से न इससे। इन दोनों से हमारे देश की पूरी सप्लाई पूरी हो सकती थी। लेकिन अब ईरान ने कह दिया हम तो तेल नहीं देंगे, गैस नहीं देंगे। रसिया ने कहा हम देंगे लेकिन हम उसकी प्रीमियम कीमत लेंगे, यानी बड़ी कीमत लेंगे। अमेरिका से भी आ रही है गैस, लेकिन अमेरिका से आने के लिए उसे इतना बड़ा चक्कर लगाना पड़ता है कि उसकी कीमत एकदम से डबल हो जाती है। जी हां, जब डबल हो जाती है तो सोचिए आपको कीमत भी होगी। तो वही स्थिति है। तो नरेंद्र मोदी सरकार जो जनता के लिए काम नहीं करती है, अपने लिए जीती है, कारपोरेट के लिए जीती है, उसने एक नया प्लानिंग कर दी। एक तो कहा आपदा में अवसर जो होता है, तो एक तो कहा कि एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट हो जाइए। क्यों? पीएनजी की सबसे बड़ी सप्लाई जो करता है वो कौन करता है? गुजरात गैस, इसके बाद में अडानी, इसके बाद में और एक दूसरा गुजरात की है। तो इस तरह से सब वो करते हैं। एक इंद्रप्रस्थ है जो पहले से, जिसमें सरकारी स्वामित्व भी है, तो इसलिए उसको छोड़े, उसके अलावा प्राइवेट में यह लोग यह पूरा धंधा करते हैं। तो साहब अडानी को और गुजराती जो अपने चहेते पूंजीपति हैं उनको कमवाने के लिए यह काम भी कर रहे हैं। जब हमारे लोगों को छूट देनी चाहिए तो कांग्रेस के सांसद अमर सिंह जो आते हैं पंजाब से, उन्होंने संसद में कहा कि जब क्रूड ऑयल दुनिया में सबसे सस्ता था, 28-30 रुपए में डॉलर पे मिल रहा था, तब भारत सरकार ने अथाह धन कमाया, कोई छूट इस देश के लोगों को नहीं दी। तो जो वो कमाई की है इन संकट के क्षणों में, उससे कुछ हिस्सा दें और इस देश के लोगों पर बोझ ना डालें। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी तो इस देश की जनता को लूटने निकले हैं और अडानी अंबानी को कमवाने के लिए। तो उसके लिए वो अब क्या प्लानिंग करते हैं, जैसे कारपोरेट मूर्ख बनाता है कि जो सिलेंडर, गैस का सिलेंडर 14.2 केजी का होता है, यानी 14 किलो 200 ग्राम का होता है, जिसमें एलपीजी होती है, उसे अब 10 किलो का कर देंगे। जी हां, 10 किलो का सिलेंडर 25 दिन बाद बुक होगा और कीमत आप समझिए जो उस औसत से न कम होगी और आपको लगेगा अच्छा अब सिलेंडर तो उतने का ही। जैसे इन्होंने किया, कारपोरेट ने किया, साबुन की बट्टी जो 100 ग्राम की होती थी पहले 80 ग्राम की, फिर 75 ग्राम की, फिर 60 ग्राम की कर दिया, 50 ग्राम की। उसी तरीके से सारे खेल। तो यह स्थिति है। इसीलिए राहुल गांधी सही कहते हैं, यह आपकी सरकार नहीं है, कारपोरेट की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार। ये नरेंद्र मोदी के लिए, राहुल गांधी ने कहा ये डोनाल्ड ट्रंप के आगे चू नहीं कर सकता है। यह स्थिति है, इजराइल के आगे चू नहीं कर सकता है। क्यों? एप्स्टीन फाइल और अडानी।
अंबानी, ये इसके सामने खड़े, इनके डर से नहीं करेगा। जी हां, तो यह सच है इस सरकार का। इस सरकार आपकी नहीं है, लुटेरों की सरकार। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं अब जो कोई भ्रम फैलाएगा उसके खिलाफ ये करेंगे, यानी आप सही बोलेंगे तो आप भ्रम फैलाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई। यह है ये सरकार, इसीलिए फांसीवादी सरकार और इजराइल अमेरिका के आगे सरेंडर। और वहां वो पागल सा जो दुनिया आप कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप, वो जिस तरह से हरकतें कर रहा है, ईरान डरने का नाम नहीं ले रहा है, हर चीज का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कैसे इस युद्ध से भागे, उसका रास्ता खोज रहे हैं। जी हां, यह स्थिति। तो एक ये डरपोक, एक वो डरपोक, लेकिन फुलाए हुए गुब्बारे में चल रहे हैं, अपने अपने देशों को बर्बाद करके। जी, यह सच। जय